हेलो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में डी फार्मा सेकंड ईयर सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी चैप्टर ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टॉपिक एंटी अल्सर्स ड्रग्स पर बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मेसी सेकंड ईयर के सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन वीडियो लेक्चर एंड गवर्नमेंट पैरामेडिकल स्टाफ वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर एंटी अल्सर्स ड्रग्स क्या होती हैं। एंटी अल्सर्स ड्रग्स act by inhibiting गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन और बाय प्रोमोटिंग अल्सर हीलिंग। तो एंटी अल्सर्स जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो हमारे गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को इनहिबिट करने का काम करती हैं। जो स्टमक में जो गैसिड का सिक्रेशन हो रहा है स्टमक की लेयर से, उसमें गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रोकने का काम एंड प्रमोट अल्सर हीलिंग। और जैसे ही गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन रुक जाता है स्टमक में, तो वहाँ पर स्टमक में जो भी अल्सर्स क्रिएट हो रखे हैं उनमें भी काफ़ी हद तक रिलीफ देखने के लिए मिलता है, क्योंकि एसिड का ज़्यादा सिक्रेशन होना ही कहीं ना कहीं एक रीज़न बनता है अल्सर्स को क्रिएट करने के लिए। और उनको ट्रीट भी अगर हमें करना है तो हमें पहले स्टमक के अंदर से गैसिड के सिक्रेशन को कम करना होगा। कम करने से क्या होता है, जो अल्सर्स वहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट हैं उनसे एसिड्स का इंटरेक्शन कम होता है और उसकी वजह से जल्दी से वहाँ पर हमें मेडिसिन का भी इफेक्ट देखने के लिए मिलता है और काफ़ी हद तक जो अल्सर्स हैं वो उनमें रिलीफ देखने के लिए मिलता है। इसकी क्लासिफिकेशंस की बात कर लें, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि एंटी अल्सर्स की तरह काम करती हैं और किस तरीके से काम करती हैं, किस मैकेनिज्म बेसिस पर काम करती हैं। तो यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन दिया है ये यहाँ पर क्लियर कर रहा है आपको। पहली कैटेगरी में बताया है इनहिबिट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस। तो पहली कैटेगरी की मेडिसिन जितनी भी रहेंगी वो किस तरीके से एसिड को कम करने का काम करेंगी। जहाँ से भी एसिड का सिक्रेशन हो रहा है स्टमक के अंदर, उस एसिड के सिक्रेशन को ब्लॉक करते हुए, इनहिबिट करते हुए एसिड के लेवल को कम करने का काम करेंगी। पहली कैटेगरी यहाँ पर सब कैटेगरी जो है वो एंटीकोलिनर्जिक कैटेगरी है। इसमें बेलाडोना एल्केलॉइड्स ड्रग्स आती हैं और पेरेंजीपिन्स ड्रग्स आती हैं। सेकेंड कैटेगरी सब कैटेगरी जो है वो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। बेसिकली H2 रिसेप्टर्स जो स्टमक की लेयर्स पे रेस्पॉन्सिबल होता है ये एसिड के सिक्रेशन के लिए। और सिंपल यहाँ पर हम एंटागोनिस्ट मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। तो एंटागोनिस्ट वह मेडिसिन होती हैं जो कि H2 रिसेप्टर के जो फंक्शन है, जो वर्क है, उसको रोकने का काम करेंगी। एंटागोनिस्ट मेडिसिन जैसे कि सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, इनका खुद का कोई यूज़ नहीं होता है हमारे बॉडी के ऊपर, बट ये यहाँ पर H2 रिसेप्टर के फंक्शंस को रोकने का काम करेंगी। और H2 रिसेप्टर्स एसिड के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर एज ए एंटागोनिस्ट हम इन तीनों मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो ये एसिड के फॉर्मेशन को रोकने का काम करेंगी और जिससे स्टमक के अंदर से एसिड का सिक्रेशन या एसिड का लेवल कम हो जाएगा और उससे हमें अल्सर्स में रिलीफ देखने के लिए मिलेगा। थर्ड सब कैटेगरी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। प्रोटॉन पंप भी एक ऐसा फंक्शन है या प्रोटॉन पंप रेस्पॉन्सिबल होता है सिक्रेशन और रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए, एसिड को रिलीज कराने के लिए यहाँ पर प्रोटॉन पंप रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो मेडिसिन हैं ओमेप्राजोल, एस्मोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेविप्राजोल, ये सारी की सारी मेडिसिन हैं, ये प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करने का काम करती हैं। जब प्रोटॉन पंप इनहिबिट हो जाएगा तो एसिड का सिक्रेशन जो है वो कहीं हद तक कम हो जाएगा, जिससे हमें यहाँ पर अल्सर्स में रिलीफ देखने के लिए मिलेगा। आगे इसको और हम डिटेल में क्लियर करेंगे। सेकेंड जो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी थी इनहिबिट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन और सेकेंड कैटेगरी है अल्सर प्रोटेक्टिव्स। तो यहाँ पर अल्सर प्रोटेक्टिव्स में जो मेडिसिन है वो सुक्रलफेट है। ये किस तरीके से काम करती है, ये अल्सर्स को प्रोटेक्ट करती है। अल्सर्स को प्रोटेक्ट करती है किससे, गैसिड एसिड सिक्रेशन से, HCl के सिक्रेशन से या HCl से प्रोटेक्ट करने का काम करती है अल्सर्स को सुक्रलफेट टाइप की मेडिसिन। अब उसको अगर हम प्रोटेक्ट भी करेंगे तो यहाँ पर एसिड का जो सिक्रेशन हो रखा है स्टमक में, अगर वो इंटरफेयर और इंटरेक्ट नहीं करता है अल्सर से, अगर ये मेडिसिन सुक्रलफेट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज में लेके आ रहे हैं, तो जितना कम इंटरेक्शन होगा एसिड का अल्सर के साथ में, उतना ही जल्दी से वहां पर अल्सर्स में हमको रिलीफ देखने के लिए मिलेगा। आगे थर्ड पॉइंट में अगर बात कर लें, अल्सर हीलिंग एजेंट। अल्सर हीलिंग एजेंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये अल्सर हीलिंग एजेंट किस तरीके से काम करता है, ये जो अल्सर्स हो रखा है उसको हील करने के लिए यूज में लाया जाता है। आगे अब इनको हम डिटेल में
में अगर पढ़ लें तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कौन सी होती हैं? एंटीकोलिनर्जिक जैसे कि बताया था बेलाडोना एंड प्रेंजिपिन होता है। जिस तरीके से यहाँ पर बताया है बेलाडोना एल्कलॉइड्स में एक एग्जांपल दे दिया है मेडिसिन का। बेलाडोना एक प्लांट होता है, नेचुरल प्लांट है, उसमें से कौन से केमिकल्स को यहाँ पर यूज़ किया गया है एंटी कोलिनर्जिक की तरह, तो वो एट्रोपिन है। एट्रोपिन किस तरीके से यहाँ पर एसिड को कम करने का काम करेगा? इनिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, ये इनिबिट कर देगा जो गैसिड एसिड के सिक्रेशन को, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को ये इनिबिट करने का काम करेगा। दूसरा यहाँ पर ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी इनिबिट करने का काम करेगा। जो रिफ्लेक्स आते हैं जीआईटी में उनको भी या उसकी मोटिलिटी को भी ये कम करने का यहाँ पर काम करेगा, उसको भी इनिबिट कर देगा। विच इंक्रीज द स्टे ऑफ एंटासिड इन द स्टमक, यहाँ पर ये भी बता रहा है कि इंक्रीज स्टे ऑफ एंटासिड इन स्टमक। हाँ, स्टमक में जो एंटासिड्स हैं उनको इंक्रीज या उनको बनाए रखेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बट दे मे प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट। ये कुछ एडवर्स इफेक्ट लेके आ सकता है, जैसे ड्राइनेस ऑफ माउथ, ये क्या कर सकता है? ड्राइनेस ऑफ माउथ कर सकता है। ये इसके एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो यहाँ पर बताई गई है, सेकंड सब कैटेगरी जो है यहाँ पर H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसमें जो मेडिसिन आती है सिमेटिडिन, और सिमेटिडिन किस तरीके से काम करती है? इट इज़ ए H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की कैटेगरी से बिलोंग करती है। इट इनिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, क्या करने का काम कर रही है? गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन जो इंड्यूस हो रहा है हिस्टामिन, इंसुलिन एंड पेंटागैस्ट्रिन। हाँ, ये तीनों के तीनों, यहाँ पर हिस्टामिन क्या होता है, इंसुलिन क्या होता है, ये दोनों ही हार्मोन्स हैं। और यहाँ पर जो पेंटागैस्ट्रिन है ये सिंथेटिक पेप्टाइड्स होती हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर रही है? ये इंड्यूस और ये रेस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पर गैसिड एसिड के सिक्रेशन को कराने के लिए, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कराने के लिए यहाँ पर हिस्टामिन, इंसुलिन एंड पेंटागैस्ट्रिन रेस्पॉन्सिबल हैं। जिस तरीके से हिस्टामिन और इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन होता है और पेंटागैस्ट्रिन सिंथेटिक पेप्टाइड होती है, और ये जैसे ही स्टमक में एसिड का सिक्रेशन बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ये इनिबिट करने का काम कर रही है। सिमेटिडिन इस चीज़ को इनिबिट करने का काम कर रही है। किस तरीके से यहाँ पर ये वर्क करती है? डिक्रीज बोथ वॉल्यूम एंड एसिड कंटेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस विदाउट एनी इफेक्ट ऑन पेप्सिन सिक्रेशन। तो यहाँ पर ये बताने का काम कर रहा है कि ये सिमेटिडिन डिक्रीज कर रही है एसिड कंटेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें जो एसिड का कंटेंट है उसको डिक्रीज करने का यहाँ पर सिमेटिडिन काम कर रही है। डिक्रीज तो करती है बट ऐसा नहीं है कि ये पेप्सिन सिक्रेशन पर भी कोई इफेक्ट डाले। पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो कि स्टमक में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए सिक्रेट होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि सिमेटिडिन पेप्सिन के सिक्रेशन पर भी कोई इफेक्ट डाल रही है, उसका उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो पेप्सिन है उससे कोई इंटरफेयर नहीं है। वो केवल गैस्ट्रिक जूस में जो एसिड का कंटेंट है उसको रिड्यूस और उसको कम करने का काम कर रही है, जिससे एसिड का लेवल स्टमक के अंदर कम हो जाए और वो अल्सर से कम इंटरैक्ट करे, जिससे अल्सर्स जल्दी से ट्रीट हो जाएं। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो इसी में बता रहा है इट क्रॉस द प्लेसेंटा। तो ये सिमेटिडिन जो है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा एक बैरियर होता है। प्लेसेंटा की अगर बात करें तो प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि मदर और फीटस के बीच के कांटेक्ट रखता है। वो क्या करता है? प्लेसेंटा जो फीटस होता है उस तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पर प्लेसेंटा बैरियर को सिमेटिडिन मेडिसिन क्रॉस करती है और ये प्लेसेंटा बैरियर मदर और फीटस के बीच में देखने के लिए मिलता है। अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी सिमेटिडिन कंज्यूम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, तो उसके जो फीटस होगा उसमें भी सिमेटिडिन यहाँ पर प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके उसके फीटस में पहुँचने का काम करेगी। तो ये हमें प्रिकॉशंस के साथ में लेनी चाहिए, ये चीज़ें हमें पहले से पता होना चाहिए। और सेकंड यहाँ पर ये भी बता रहा है सिक्रेशन इन मिल्क। तो ये जो लैक्टेशन जो वुमेन्स होती हैं उनके मिल्क में इसका सिक्रेशन भी हो सकता है। तो ये हमें प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ में ये मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर्स के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ड्यूडेनल स्टमक का लोअर पार्ट होता है। अगर स्टमक के लोअर पार्ट्स पर अगर अल्सर्स देखने के लिए मिलते हैं तो उसको ड्यूडेनल अल्सर के नाम से जाना जाता है और उसको ट्रीट करने के लिए हम सिमेटिडिन का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड जो है मल्टीपल पेप्टिक अल्सर्स, डिफरेंट टाइप के अल्सर्स अगर क्रिएट हो रहे हैं तो उसके लिए भी सिमेटिडिन का यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर्स, स्ट्रेस की वजह से जो अल्सर्स क्रिएट हो रखे हैं उनके लिए भी सिमेटिडिन का यूज़ कर सकते हैं।
एडवर्स रिएक्शंस की अगर बात कर लें तो यहाँ पर सिमेटिडीन के जो एडवर्स रिएक्शंस या एडवर्स इफेक्ट हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर गाइनोकोमास्टिया देखने के लिए मिलता है। गाइनोकोमास्टिया क्या होता है? स्वेलिंग ऑन मेन ब्रीस्ट कॉज बाय हार्मोन्स इम्बैलेंस। देन यहाँ पर इम्पोर्टेंस देखने के लिए मिलता है, नपुंसकता देखने के लिए मिल सकती है, मेंटल कन्फ्यूजन इन ओल्ड पेशेंट। अगर ओल्ड पेशेंट में सिमेटिडीन यूज़ कर रहे हैं तो वो मेंटली कन्फ्यूजन वहाँ पर ये एक सिम्टम्स देखने के लिए हमें मिल सकता है। ये एक एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स रिएक्शंस देखने के लिए मिल सकती है। डोज की बात कर लें 400 mg 2 टाइम्स डेली। दिन में हम यहाँ पर इसकी डोज यूज़ कर सकते हैं 400 mg, और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 800 mg एट बेड टाइम भी, सोते समय रात में इसका यूज़ कर सकते हैं। वो सिंगल डोज रहेगी। वैसे अगर 2 टाइम्स हमें यूज़ करनी है तो 400 मॉर्निंग और इवनिंग में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर इस तरीके से नहीं करना है तो एट बेड टाइम, सोते समय हम इसका 800 mg यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात कर लें जो कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कैटेगरी से बिलोंग करती है। जैसे सिमेटिडीन है उसी तरीके से यहाँ पर रेनिटिडीन की अगर हम बात करें तो इट इज़ ए H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इट इज़ 5 टाइम मोर पोटेंट देन सिमेटिडीन। तो सिमेटिडीन की ही तरह काम करती है, बट ये उससे 5 गुना ज़्यादा पोटेंट मेडिसिन होती है। तो इसका यूज़ हम ज़्यादा देखने के लिए हमें मिलता है। उसके बाद इट हैज़ ए सेलेक्टिव एंड प्रोलॉन्ग इफेक्ट, और ये एक पर्टिकुलर सेलेक्टिव और लंबे समय तक इफेक्ट दिखाने का काम करती है। तो सिमेटिडीन से कंपेयर करें रेनिटिडीन को तो रेनिटिडीन का यूज़ हमें ज़्यादा करना चाहिए, और आज के समय इसका यूज़ ज़्यादा होता भी है। ए सिंगल डोज ऑफ 150 mg, इसकी जो डोज होती है वो भी काफ़ी हद तक काफ़ी कम है। उसमें हमें सिंगल डोज 400 mg लेने की ज़रूरत पड़ रही थी, और इसमें 150 mg लेने की ज़रूरत पड़ रही है। इट इज़ इफेक्टिव फॉर 12 आवर्स, और 150 mg इसकी 12 आवर्स के लिए इफेक्टिव रहती है। और इट इज़ सेफर ड्रग देन सिमेटिडीन, और ये सेफ़ होती है। नहीं इसमें यहाँ पर प्लेसेंटल बैरियर का कुछ ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है कि ये मेडिसिन प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस के अंदर पहुँचती है। नहीं ये देखने के लिए मिलता है कि मिल्क के सिक्रेशन में ये मेडिसिन हमें देखने के लिए मिलती है। इसका जो एक्सक्रीशन है नहीं वो मिल्क में सिक्रेशन में होता है। तो ये काफ़ी सेफ मेडिसिन है अगर इसको सिमेटिडीन से कंपेयर करें तो। अब इसके एडवर्स रिएक्शंस की बात कर लें तो इसके जो एडवर्स रिएक्शंस हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्मफुल एडवर्स रिएक्शंस देखने के लिए नहीं मिलते हैं। जैसे कि छोटा मोटा एडवर्स इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, टायर्डनेस, स्किन रेसिस। और जैसे कि सिमेटिडीन यहाँ पर गायनेकोमास्टिया और सेक्सुअल इम्पोटेंस क्रिएट करता था, यहाँ पर नपुंसकता और स्वेलिंग ऑन मेन ब्रीस्ट बाय कॉजिंग एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ हार्मोन्स जो क्रिएट कर रहा था, वो ये रेनिटिडीन यहाँ पर नहीं करती है। इसमें साफ मेंशन किया है इट डज नॉट प्रोड्यूस गायनेकोमास्टिया और सेक्सुअल इम्पोटेंस। अगर हम आगे बात कर लें तो इसकी नेक्स्ट कैटेगरी है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैटेगरी की जो मेडिसिन है वो ओमिप्राजोल मेडिसिन है। ओमिप्राजोल के बारे में बता रहा है इट इज़ सब्सटीट्यूट बेंजीमिडाजोल। तो ये बेंजीमिडाजोल नाम की केमिकल का सब्सटीट्यूट होता है ओमिप्राजोल। और किस तरीके से काम करता है? इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग द प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप जो होता है उसको इनहिबिट करता है, विच इज़ फाइनल कॉमन स्टेप इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। और ये जो प्रोटॉन पंप होता है ये फाइनल स्टेप होता है गैसिड या गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन के लिए। और यहाँ पर अगर ओमिप्राजोल से हम इसी फाइनल स्टेप जो कि प्रोटॉन पंप है इसी को अगर हम इनहिबिट कर दें तो गैसिड का सिक्रेशन स्टमक में होना बंद हो जाएगा, और उसकी वजह से एसिड का लेवल स्टमक के अंदर कम होने लगेगा। आगे अगर बात कर लें इट डज नॉट हैव एंटीकोलिनर्जिक और H2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्शन। न तो ये एंटीकोलिनर्जिक की तरह काम करता है और न ही ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग की तरह एक्शन अपना रखता है। जिस तरीके से रेनिटिडीन काम करती है, जिस तरीके से सिमेटिडीन काम करती है, या जिस तरीके से बेलाडोना काम करता है या बेलाडोना में एट्रोपिन काम करती है, उस तरीके से काम नहीं करती है। इसका बहुत डिफरेंट इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। ये केवल प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करने का काम करता है, और प्रोटॉन पंप फाइनल और कॉमन स्टेप होता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन के लिए। अगर प्रोटॉन पंप को ओमिप्राजोल के द्वारा इनहिबिट कर दिया जाए तो एसिड का सिक्रेशन स्टमक में कम होगा और उसका लेवल हमको यहाँ पर कम देखने के लिए मिलेगा। इट इज़ पावरफुल इनहिबिटर ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। इसका जो एक्शन होता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को ब्लॉक करने का या इनहिबिट करने का वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, विच कैन टोटली
एबोलिश HCl सिक्रेशन, और ये टोटली और कंप्लीटली बोल सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रेशन को ब्लॉक करने का काम करती है। तो अब यहाँ पर हम ओमिप्राजोल के अगर एडवर्स रिएक्शंस की बात कर लें तो इसके ज़्यादा इतने सीरियस एडवर्स रिएक्शंस नहीं आती हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इसमें नोजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, हमको हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, हमको डिजीनेस हो सकती है। उसके बाद अगर इसके यूजेस की बात कर लें हम, तो इसको हम पेप्टिक अल्सर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टमक में अगर कोई भी अल्सर है तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है इसका। ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर्स, ऐसे अल्सर्स जिनसे ब्लीडिंग हो रखी है, उनके लिए भी यहाँ पर ओमिप्राजोल को यूज़ कर सकते हैं। गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ के लिए भी हम ओमिप्राजोल का यूज़ कर सकते हैं। गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ कौन सी होती है? जब एसिड का लेवल स्टमक के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो जाता है तो एसिड जो है उसके रिफ्लेक्स आने लगते हैं, ऊपर की तरफ जो रिफ्लेक्स आते हैं एसिड के, वह होता है गैस्ट्रो ईसोफेगल ईसोफेगस से ही तो रिफ्लेक्स आने लगते हैं। एसिड का लेवल जब स्टमक में ज़्यादा हो जाता है तो उसके रिफ्लेक्स हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में ईसोफेगल है उसके थ्रू ऊपर की तरफ जो रिफ्लेक्स आते हैं उस डिजीज़ को बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़। तो उसको ठीक करने के लिए या ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पर ओमिप्राजोल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जॉलिंगर एलिसन जो सिंड्रोम होता है, इसमें भी क्या देखने के लिए मिलता है? ट्यूमर देखने के लिए मिलता है हमें, जो कि हाई एसिड के लेवल की होने की वजह से देखने के लिए मिलता है। अगर स्टमक के अंदर हाई एसिड का लेवल है, एसिड का लेवल अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर हमें ट्यूमर देखने के लिए मिलता है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम ओमिप्राजोल का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर बात कर लें, जो कि सेम इसी कैटेगरी की है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन की कैटेगरी की है। उसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पर ड्रग दी हुई है एस्मोप्राजोल। एस्मोप्राजोल जो होता है वो एक तरीके से ओमिप्राजोल जैसा ही यहाँ पर वर्क करता है, इसमें बता भी रहा है इट इज़ द एस एनेंटियोमर्स ऑफ ओमिप्राजोल। तो ओमिप्राजोल का ही ये डेरिवेटिव होता है एक तरीके से। इट इज़ हायर ओरल बायो अवेलेबिलिटी एंड लॉन्गर हाफ लाइफ। तो यहाँ पर इसकी बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। जिस मेडिसिन की बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होती है उसका इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा आता है, और जिस मेडिसिन की हाफ लाइफ ज़्यादा होती है वो लॉन्गर ड्यूरेशन या एक्शन ऑफ ड्यूरेशन उसका काफ़ी ज़्यादा होता है। हम ये बोल सकते हैं जिस मेडिसिन की बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, हायर होगी, उसका इफेक्ट हमें बहुत जल्दी से देखने के लिए मिलेगा, क्विक एक्शन मिलेगा। और जिस मेडिसिन की हाफ लाइफ भी ज़्यादा होगी उसका एक्शन जो है वो एक्शन ऑफ ड्यूरेशन काफ़ी लंबे समय तक देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर एस्मोप्राजोल की बायो अवेलेबिलिटी भी हाई है, जल्दी से एक्शन, क्विक एक्शन शो करेगी, और हाफ लाइफ भी इसकी लॉन्गर है, तो लंबे समय तक के लिए ये अपना रिस्पॉन्स रखेगी। उसके बाद इट प्रोड्यूस बेटर रिलीफ इन एरोसिव ईसोफेनेंजिटिस। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये किस चीज़ में रिलीफ पहुंचाने का काम करेगी? जो ईसोफेगस है हमारा, ईसोफेगस में अगर इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा है तो उसमें भी यहाँ पर एस्मोप्राजोल का अगर यूज़ करते हैं तो ईसोफेगस पर जो इन्फ्लामेशन आ रखा है उसमें भी रिलीफ देखने के लिए हमें यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात कर लें, लेंसप्राजोल। लेंसप्राजोल जो मेडिसिन है मोर पोटेंट देन ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल से भी मोर पोटेंट मेडिसिन होती है लेंसप्राजोल। इट हैज़ हायर बायो अवेलेबिलिटी, इसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होती है और इसकी हाफ लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है। इसी वजह से इसका एक्शन क्विक देखने के लिए मिलता है, और हाफ लाइफ ज़्यादा होने की वजह से एक्शन ऑफ ड्यूरेशन काफ़ी लंबे समय तक रहता है। इट रिड्यूस डायज़ेपाम एंड फेनाइटोइन मेटाबॉलिज्म। बट ये भी हमको ध्यान में रखना है कि अगर लेंसोप्राजोल के साथ में हम डायज़ेपाम मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं या फेनाइटोइन मेटाबॉलिज्म या फेनाइटोइन मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं तो उसके मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस करने का काम कर सकता है लेंसोप्राजोल। डायज़ेपाम एंड फेनाइटोइन मेडिसिन के मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस करने का काम कर सकता है लेंसोप्राजोल। मीन्स कि बोल सकते हैं इन दो मेडिसिन के साथ में लेंसोप्राजोल को हमें नहीं देना चाहिए, ये इंटरेक्शन कॉज कर सकता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट मेडिसिन पेंटाप्राजोल। पेंटाप्राजोल इट इज़ मोर एसिड स्टेबल एंड हायर ओरल बायोअवेलेबिलिटी। इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर IV एडमिनिस्टर्ड। तो जो पेंटोप्राजोल होता है ये यहाँ पर बता रहा है इट इज़ मोर एसिड स्टेबल। हाँ, ये एसिड के अंदर स्टेबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी रहती है,
ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम इन मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं एसिड के लेवल को कम करने के लिए और ये एसिड के कांटेक्ट में आते ही ये ख़राब होने लगे या इनका जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म होने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर अगर पेंटाप्राजोल की बात कर लें तो ये काफ़ी अच्छा स्टेबल होती है, ये मोर स्टेबल है एसिड के साथ में। देन इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्विक एक्शन करती है और इसको हम एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, इंट्रावीनस के रूट से इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं बॉडी के अंदर। उसके बाद रेविप्राजोल की बात कर लें तो रेविप्राजोल एसिड सप्रेशन इज़ वेरी फास्ट, एसिड को कम करता है, बहुत ही जल्दी से ये एसिड को सप्रेस करने का काम करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन गैस्ट्रिक म्यूसिन सिंथेसिस, तो ये जो म्यूसिन है प्रोटीन, इसकी सिंथेसिस जो है उसमें भी ये हेल्प करने का काम करता है। गैस्ट्रिक म्यूसिन सिंथेसिस, गैस्ट्रिन में या जो स्टमक है उसमें जो म्यूसिन सिंथेसिस है उसमें भी ये हेल्प करता है। उसके बाद में पोटेंसी एंड एफिकेसी आर सिमिलर टू ओमिप्राजोल, इसकी जो पोटेंसी की बात कर लो या एफिकेसी की बात कर लो वो सिमिलर होती है ओमिप्राजोल से, बट ये है कि ये फास्ट एक्शन करता है एसिड सप्रेस करने के लिए, एसिड को कम करने के लिए ये बहुत जल्दी से एक्शन शो करता है। इट इज़ नाउ रूटीनली यूज, और आज के समय में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ लिया जा रहा है। आगे नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी की बात कर लें तो यहाँ पर बताया है अल्सर प्रोटेक्टिव एंड अल्सर हीलिंग एजेंट। तो अल्सर प्रोटेक्टिव एंड अल्सर हीलिंग एजेंट के एग्जाम्पल है सुक्राल्फेट। सुक्राल्फेट किस तरीके से काम करता है, यहाँ पर पेप्टिक अल्सर को किस तरीके से ठीक करता है, तो ये अल्सर्स को प्रोटेक्ट करता है सुक्राल्फेट और अल्सर्स को हील करने का काम करता है। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑफ सुक्राल्फेट, सुक्रोज एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो सुक्राल्फेट होता है ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स है सुक्राल्फेट सुक्रोज का एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। इट एक्ट बाय फॉर्मिंग ए जेल विद कोट अल्सर साइट। तो ये क्या करता है, ये दोनों कंपाउंड जो हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सुक्राल्फेट सुक्रेज, ये दोनों आपस में कंबाइंड होके मिक्स होके एक जेल फॉर्म करते हैं और वो जो जेल होता है वो जो अल्सर हो रखे हैं उस पर एक कोट फॉर्म करता है, एक कोटिंग फॉर्म करता है और कोटिंग लास्ट फॉर 6 आवर। और ये कोटिंग जो है मिनिमम अगर इसकी बात करें तो ये 6 आवर्स तक कोटिंग उसके ऊपर रहने का काम करती है। उसके बाद इट इज़ इम्परमेबल टू गैस्ट्रिक एसिड, और ये जो कोटिंग हो रखी है ये ऐसी कोटिंग है कि अभी जो स्टमक के अंदर एसिड है वो इस अल्सर से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। इम्परमेबल होता है जो एसिड होता है गैस्ट्रिक का, वो इस कोटिंग को क्रॉस करते हुए अब अल्सर तक इंटरेक्ट नहीं करने का काम करेगा। तो जितना हम गैस्ट्रिक एसिड को इंटरेक्ट अल्सर से इंटरेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कम कराने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही यहाँ पर जल्दी से अल्सर्स हील होगा। तो ये सिंपल है, यहाँ पर प्रोटेक्ट किस तरीके से कर रहा है, अल्सर के ऊपर एक कोटिंग फॉर्म करके जो स्टमक के अंदर जो एसिड है उसको अल्सर से इंटरेक्ट करने के लिए कम करने का काम कर रहा है। इंटरेक्ट जितना कम करेगा उतना ही अल्सर जल्दी से हील होने का काम करेगा। उसके बाद बता रहा है ऑल्सो इट इज़ नॉट डिस्टर्ब बाय फूड, और न ही ये जो कोटिंग है ये खाने से कोई डिस्टर्बेंस होता है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये जो कोटिंग है अल्सर के ऊपर जो कोटिंग फॉर्म हुई है इसमें खाना खाने की वजह से कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। इट इज़ मोर इफेक्टिव इन हीलिंग ड्यूडेनल अल्सर, तो ये ज़्यादातर इफेक्टिव देखी गई है ड्यूडेनल अल्सर। हाँ, ड्यूडेनल कौन सा पार्ट होता है स्टमक का, लोअर पार्ट को हम ड्यूडेनल बोलते हैं। अगर स्टमक के लोअर पार्ट मीन्स ड्यूडेनल पार्ट पर अगर अल्सर क्रिएट हुए हैं और हमको उसको प्रोटेक्ट करना है या हील करना है तो सुक्राल्फेट का यूज़ कर सकते हैं। ये सुक्राल्फेट उस अल्सर पर जाके कोटिंग फॉर्म करेगा और जो एसिड्स वहाँ पर है अभी उसका इंटरफेयर और इंटरेक्शन उस अल्सर के साथ में कम होने लगेगा। इस तरीके से ये प्रोटेक्टिव और अल्सर हीलिंग एजेंट काम करते हैं। इसकी डोज 1 ग्राम होती है, 1 ग्राम टैबलेट बिफोर मील, खाना खाने से पहले या फिर बेड टाइम सोते समय इसको हम 1 ग्राम टैबलेट को 1 ग्राम की टैबलेट इसकी लेनी चाहिए हमको, या तो खाना खाने से पहले खा सकते हैं या सोते समय इसको खा सकते हैं, और ये हमें कंटिन्यूसली 4 to 6 वीक तक लेनी चाहिए। एंड एंटासिड शुड नॉट बी टेकन 30 मिनट बिफोर और आफ्टर टेकिंग सुक्राल्फेट। तो यहाँ पर ये बता रहा है जैसे ही सुक्राल्फेट की आपने 1 ग्राम की मेडिसिन ली है तो न तो उससे 30 मिनट पहले कुछ खाना है और न लेने के 30 मिनट बाद तक आपको कुछ खाना है।
तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्दी ही मिल जाएगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सके।